दीपक पारेख, दीपक, एग्रीकल्चर का जो बजट है वो बढ़ाया गया है इस बार भी। आपको क्या लगता है कृषि के लिहाज से और बाकी जो घोषणाएं हैं मिलाकर आपका रिएक्शन क्या है बजट पर? नहीं, मुझे लगता है कुछ चीजें जो सरकार ने काफी अच्छी की है। कृषि का बजट डेफिनेटली बढ़ाना बहुत जरूरी था। तो अगर आप पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो करीब करीब 20 से 25 हजार करोड़ बढ़ाया है। अब ये फंड अलोकेट कहाँ होता है ये तो फाइन प्रिंट देखेंगे तब मालूम पड़ेगा। तो एक ये वेलकम स्टेप है। दूसरा वेलकम स्टेप मुझे लगता है कि जो सरकार ने रूरल डेवलपमेंट के ऊपर 2.66 लाख करोड़ का ओवरऑल आउटले जो डिसाइड किया है, वो भी अगर आप देखेंगे पिछली बार सिर्फ 5.3% ऑफ द टोटल जो बजट था वो रूरल डेवलपमेंट पे था। ये अब इस साल बढ़ के मोर देन 5.5% हो गया है। तो ये भी एक वेलकम मूव है। तीसरा वेलकम मूव है कि एक्वाकल्चर पे फोकस किया है। एक जो फीड है इंडिया के अंदर श्रिम्प फीड वगैरह हम 50% इंपोर्ट करते हैं, उसके ऊपर जब उन्होंने ड्यूटीज रिड्यूस की है तो ये भी एक वेलकम मूव है। उससे मुझे लगता है कि श्रिम्प एक्सपोर्ट थोड़ा सा और बढ़ेगा बिकॉज उसका इकोनॉमिक्स बेटर होगी। तो ये तीन अच्छे मूव हैं। और जैसे चेरन जी बोल रहे थे, आई एग्री के एंजल टैक्स जो कभी होना ही नहीं चाहिए था वो जब हटा दिया है तो उसके कारण एग्रीटेक इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगे। क्योंकि एक बहुत बड़ा चैलेंज हो रहा था क्योंकि एग्रीकल्चर के अंदर इट इज अ पेनफुल लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड एग्रीटेक कंपनीज के लिए। बाकी जो टेक कंपनीज है वो तो 3 साल 4 साल में वायबल प्रॉफिटेबल हो जाती है। एग्रीकल्चर के अंदर हमारा 1 महीना भी सर एक सीजन होता है, तो इट टेक्स लिटिल बिट लॉन्गर। तो उसके अंदर आई थिंक एंजल टैक्स हटाने से एक अच्छा एक शुरुआत है। लेकिन मुझे ये थोड़ा सा खट्टा मीठा बजट लगता है। मुझे लगता है ये मिस अपॉर्चुनिटी भी है क्योंकि हमने रूरल लोगों के हाथ पे पैसा नहीं दिया है। डिमांड जनरेशन नहीं होगा, रूरल डिस्ट्रेस है। मैं खुद काफी गांवों में घूमता हूँ और डेवोस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भी जाके बोलता हूँ। मैंने दोनों तरह की जिंदगी देखी है और मुझे लगता है ग्राउंड के अंदर अगर चाहे मनरेगा के थ्रू या पीएम किसान के थ्रू अगर ज्यादा पैसा किसानों और रूरल पॉपुलेशन के हाथ में दिया जाता तो एक डिमांड जनरेशन होता, इकोनॉमी रिवाइव होती। ये बहुत अच्छा स्टेप है। एक दूसरे पॉइंट पे भी मैं थोड़ा सा कमेंट करना चाहूंगा क्योंकि काफी कंपनी को मैंने लीड किया है। ये इंटर्नशिप होता है ना, ये बड़ा ट्रिकी इशू होता है, राइट। इसके अंदर बंदा सीखना भी चाहिए। सिर्फ आपके रिज्यूम में आ गया हैविंग वर्क फॉर रिलायंस फॉर 1 ईयर, उससे फर्क नहीं पड़ता है। आजकल लोग नॉलेज, कैपेबिलिटी, एप्टीट्यूड देखते हैं। वो इंटरव्यू में ही मालूम पड़ जाएगा कि ये है ना कंपनी में था, सरकार ने 5,000 रुपए दिए थे और वो एक कहीं पे साइड पे किसी डेस्क के ऊपर बैठ के अपना पूरा टाइम निकाल रहा था। मुझे नहीं लगता इससे कुछ खास फर्क पड़ने वाला है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन इसके साथ संदीप, आप अब दीपक, आपको ये बात तो मान लेनी चाहिए कि फ्रेशर जाएगा नौकरी मांगने किसी कंपनी में, अपना सीवी जिसमें लिखा होगा फ्रेशर नो एक्सपीरियंस, या फिर ऐसा टॉप 500 कंपनीज में से किसी एक में 6 महीना 3 महीना इंटर्नशिप करके जाएगा नौकरी मांगने, तो ज्यादा चांस कहां होगा बताइए नौकरी मिलने का? नहीं, मैं आपको बिल्कुल एग्री करता हूं। मैं ज्यादा चांसेस फर्स्ट स्टेज के इंटरव्यू के लिए बुलाने में शायद उसका रिज्यूम उसको सपोर्ट करेगा। और आजकल तो रिज्यूम है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चेक किए जाते हैं, ह्यूमन बीइंग नहीं होते हैं। तो एआई बोलेगा कि अच्छा है, ये बड़ी कंपनी में इसने 1 साल काम किया, इसको बुला लो। लेकिन उसके बाद जो भी है वो इंटरव्यू के अंदर उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा। जो अच्छे कैंडिडेट्स हैं डेफिनेटली वो एब्जॉर्ब होंगे। और मुझे ये चीज भी समझ में आई, अगर आप देखिए अगर 1 करोड़ लोगों को आप अगर करीब करीब 500 कंपनीज के अंदर आप इंटर्नशिप देना चाहते हैं, आप बात करें 20,000 इंटर्न्स एवरी ईयर, ये नंबर थोड़ा मैच नहीं हो रहा है सर। ओके, ऑल राइट। पर हाँ, ये बात आपने सही कही और मुझे लगता है एक तरह से ये एक नसीहत भी होनी चाहिए उन सारे युवाओं के लिए जो इस स्कीम में जाकर बड़ी बड़ी कंपनियों में इंटर्नशिप करेंगे कि वहां जाइए, इस मौके का पूरा फायदा उठाइए। ये ना हो कि जैसा आपने कहा कहीं कोने में जाकर बैठ गए और ये मानकर बैठ गए कि अब हमारी इंटर्नशिप हो जाएगी, हमें कहीं भी नौकरी मिल जाएगी। ऑल राइट दीपक।